आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि आचार्य धनंजय कृत 10 रूपक में उन्होंने 10 रूपकों का सरल एवं संक्षिप्त वर्णन किया है। आज हम देखेंगे कि ये रूपक क्या है, रूपक का स्वरूप के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है कि रूपक या नाट्य क्या है। 10 रूपककार धनंजय इसको समझाते हुए बताते हैं कि रूपक क्या है। अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। काव्य में वर्णित नायक की जो धीरोदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण यानी कि 4 प्रकार के अभिनय द्वारा एक रूपता प्राप्त कर लेना ही नाट्य है। तो नट का जो भाव या कर्म होता है वो क्या कहलाता है, नाट्य। और ये कर्म क्या है कि नायक की उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण अथवा अभिनय कौशल से नट का अनुकार्य यानी कि नट में यह राम है इस प्रकार की एक रूपता प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, नाट्य। जो काव्य अभिनय के योग्य होता है वह भी नाट्य या रूपक होता है। जिसका अभिनय किया जाता है जिस काव्य का, उसे नाट्य भी कह सकते हैं, रूपक भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी अभिनय काव्य है वो नाट्य कहलाते हैं, वो दृश्य कहलाते हैं, वो रूप भी होते हैं और रूपक भी कहा जाता है। अब इसमें एक और बात बताइए कि अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। तो अनुकरण करना, अभिनय करना, तो ये अभिनय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन से 4 प्रकार? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। यानी कि भुजा आदि अंगों द्वारा जो अभिनय होता है वो कहलाता है आंगिक। अपने शरीर के अंगों द्वारा अभिनय होता है, हाथ हिलाकर तो अपनी भुजाओं का प्रदर्शन करो, इस प्रकार से अभिनय करो तो वो क्या कहलाता है, आंगिक अभिनय। और वचन के द्वारा जो अपने डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, बोल करके वचन के द्वारा किया जाने वाला अभिनय वाचिक है, उसको पाठ्य भी कहते हैं। अब आहार्य का क्या मतलब है? ग्राह्य, नाट्य के योग्य अलंकार आदि धारण करना। ग्राह्य मतलब धारण करना। नाटक में जो रोल कर रहे हैं, अब राजा का भूमिका है तो ना राजा के वस्त्र, राजा के लिए तलवार है हाथ में और उनका मुकुट है, इस प्रकार से जो ग्रहण किए जाते हैं अलंकार, उस प्रकार का अभिनय क्या कहलाता है, आहार्य। अगला होता है सात्विक अभिनय। दूसरे के सुख दुख की भावना से भावित जो अंतःकरण होता है उसको सत्व कहते हैं और सत्व से निष्पन्न होने वाले भाव सात्विक कहे जाते हैं। जैसे कि वो जो स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भाव को हमने पढ़ा था, तो इनके द्वारा किया जाने वाला अभिनय सात्विक कहलाता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। अवस्था अनुकृतिर नाट्यम। अब ये नाट्य दृश्य है, नाटक को देखा जाता है, तो रूपम दृश्यत्योच्यते, रूपम दृश्यत्योच्यते, दृश्य होने के कारण यह नाट्य जो है रूप भी कहलाता है, क्योंकि दृश्य है, उसको हम देख सकते हैं, इस कारण इस नाट्य को रूप भी कहते हैं। आपको अभी बताया कि अभिनय काव्य, नाट्य, दृश्य, रूप, रूपक सब एक ही है। तो उसको और स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं, रूपम दृश्यत्योच्यते, दृश्य होने के कारण यह नाट्य रूप भी कहलाता है। कि जिस प्रकार से दृश्य मतलब देखने योग्य, जो हम चाक्षुष ज्ञान का विषय होता है, जो हमारे आंखों से देख करके जिसका ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, दृश्य। इसके कारण हम नील आदि रूप को हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से नाटक भी दृश्य होने के कारण इसको भी हम रूप कहते हैं, क्योंकि हम उसके रूप को हम देख सकते हैं। चाक्षुष का विषय है, आँखों का विषय है, इसलिए नाट्य को रूप भी कहा जाता है। अगला सूत्र उन्होंने दिया,
रूपकम तत्समारोपात, आरोप किया जाने के कारण तत् यानी कि वह नाट्य रूपक कहलाता है। अब आप देखो कि इसको रूप कहते हैं, उसके बाद उन्होंने बताया इसको रूपक भी कहते हैं। तो इसको रूपक क्यों कहते हैं? क्योंकि रूपकम तत्समारोपात, आरोप किया जाने के कारण यह नाट्य रूपक कहलाता है। जिस प्रकार मुख में चंद्रमा का आरोप किया जाने के कारण मुख चंद्र में रूपक अलंकार कहलाता है, उसी प्रकार नट में राम आदि की अवस्था का आरोप होने से नाट्य को भी रूपक कहते हैं। राम का अभिनय कर रहा है वो व्यक्ति नट है, फिर राम नहीं है, लेकिन नट में राम की अवस्था का आरोप है, इसलिए नाट्य को भी रूपक कहते हैं। इस प्रकार एक ही अर्थ यानी कि दृश्य काव्य में प्रयुक्त होने वाले नाट्य, रूप और रूपक, इन तीनों शब्दों का इंद्र, पुरंदर तथा शक्र आदि के समान प्रवृत्ति निमित्त का भेद बताया है। नाट्य, रूप और रूपक, उनमें किस प्रकार से भेद है? जैसे कि इंद्र, पुरंदर और शक्र तीनों एक ही नाम है, लेकिन जो उसका कार्यों के आधार पर भेद है, उसी प्रकार से नाट्य, रूपक और रूप का भेद है। तो मतलब धनंजय रूप शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं कि रूप्यते दृश्यतः इति, और रूपक की उत्पत्ति बताते हैं रूपयति इति अथवा आरोपयति इति। नट में राम आदि के रूप का आरोप करना ही रूपक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है। इसमें प्रवृत्ति निमित्त भेद का मतलब जिस निमित्त से किसी अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है वह प्रवृत्ति निमित्त कहलाता है। जैसे कि गोत्व के कारण गायों में गो शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए गोत्व गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। एक ही अर्थ या एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न निमित्तों से अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बताया कि जैसे एक ही व्यक्ति परम ऐश्वर्यवान होने के कारण इंद्र कहलाता है। इंद्र क्यों बोला? क्योंकि वो ऐश्वर्यवान है। परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसका नाम पड़ गया इंद्र। उसका नाम इंद्र का वो पुरंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरों को विदीर्ण करने के कारण वो पुरंदर कहलाता है। और इसी प्रकार से अभिनय या दृश्य काव्य में उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है, इसलिए वो नाट्य कहलाते हैं। वे दृश्य हैं, इसलिए वे रूपक कहलाते हैं। यहाँ पे नट में राम आदि का आरोप किया जाता है, इसलिए वो रूपक कहलाते हैं। तो ये तीनों शब्द नाट्य, रूप और रूपक तीनों एकार्थवाचक हैं, किंतु प्रवृत्ति निमित्त का भेद है। जैसे कि इंद्र, पुरंदर और शक्र, उसी प्रकार से यहाँ पर जो दृश्य है इसलिए वो रूप कहलाते हैं। यहाँ पे उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है, इसलिए नाट्य कहलाते हैं। यहाँ नट में राम आदि के रूप का आरोप किया जाता है, इसलिए वो रूपक कहलाते हैं। ये हैं तीनों एकार्थवाचक, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त का भेद है। इस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने समझाया। अब आगे देखिए, अब धनंजय बता रहे हैं कि नाट्य के प्रकार या नाट्य के भेद, नाट्य कितने प्रकार के होते हैं। दशधेव रसाश्रयम, रस पर आश्रित, रसाश्रयम रस पर आश्रित होने वाला ये रूपक 10 प्रकार का ही होता है। दशधेव 10 प्रकार का ही होता है। आगे उन्होंने बताया कि ये 10 भेद कौन से, मतलब रूपक 2 प्रकार के हो सकते हैं, शुद्ध और संकीर्ण। धनंजय के अनुसार वस्तु, नेता और रस के आधार पर एक दूसरे से भिन्न स्वरूप वाले 10 ही रूपक हैं। दशधेव रसाश्रयम ये रूपक के शुद्ध भेद हैं। रूपक कितने प्रकार के होते हैं? 10, ऐसा उन्होंने बताया।
इनमें से 2 या 3 कतिपय लक्षणों का जिस रूपक में पाया जाता है वह रूपक के संकीर्ण भेद हैं। ठीक है। अब शुद्ध रूपक उन्होंने 10 प्रकार का बताया है, तो वो 10 प्रकार कौन से हैं? नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डीमः व्यायोग संवकारो विच्च इहा मृगा इति। 10 भेद बताए उन्होंने रूपक के। वो हैं नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, संवकार, वीथी, अंक और इहामत। यहाँ पर आपसे ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का कि नाटक या रूपक कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। रूपक के 10 भेद हैं, 10 प्रकार हैं। कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, संवकार, वीथी, अंक और इहामत। आगे उन्होंने बताया अन्यत भावाश्रयम नृत्यम, कि भाव पर आश्रित होने वाला नृत्य जो है वो नाट्य से भिन्न होता है। भाव पर आश्रित होने वाला नृत्य नाट्य से भिन्न होता है। वो बता रहे हैं कि नाट्य रस पर आश्रित है। अभी बताया कि नाट्य किस पर आश्रित है? रस पर। किंतु नृत्य किस पर आधारित है? भाव पर आश्रित है। अतः नाट्य से नृत्य भिन्न ही होता है। नाट्य किस पर आधारित है? रस पर, और नृत्य भाव पर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं नाट्य और नृत्य में क्या अंतर है? तो नाट्य रस पर आधारित होता है और नृत्य भाव पर आधारित होता है। यहाँ पर उन्होंने बोला अन्यत भावाश्रयम नृत्यम, तो यहाँ भावाश्रय इस शब्द से विषय का भेद और नृत्य शब्द से आंगिक अभिनय की प्रचुरता बताइए। भावाश्रय का मतलब क्या है? विषय का भेद, और नृत्य का मतलब आंगिक अभिनय। क्योंकि नृत्य जो है, नृत्य नृत धातु से बना है। नृत्य किससे बना है? कौन सी धातु से बना है? नृत धातु से। और नृत धातु का क्या अर्थ है? नृत धातु का अर्थ है गात्र विक्षेप। गात्र यानी अंग। गात्र विक्षेप का क्या अर्थ है? अंगों का चलाना। साथ ही नृत्य करने वाले के लिए नर्तक शब्द का प्रयोग होता है, और ये नृत्य भी दर्शनीय होता है। इसलिए नृत्य नाटक आदि रूपकों से भिन्न है। नृत्य नाटक आदि रूपकों से भिन्न है, मतलब नृत्य अलग है और रूपक अलग है। नाट्य जो है वो रस पर आधारित है और नृत्य भाव पर आधारित है। रसाश्रयम, इस कथन से ये बताया है कि रूपक वाक्यार्थ के अभिनय रूप में हुआ करता है, और यहाँ पर नाट्य इस शब्द से ये प्रकट होता है कि नाट्य में सात्विक अभिनय की प्रचुरता होती है। नट अवस्पंदने, इस धातु का अर्थ है कुछ चलना। नट का क्या मतलब है? कुछ चलना। इसलिए अभिनय करने वाले के लिए नट शब्द का प्रयोग होता है, नर्तक का नहीं। जिस प्रकार से नृत्य या नृत्य में गात्र विक्षेप अर्थ की समानता होने पर भी नृत्य जो है नृत्य से इसलिए भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उस नृत्य में अनुकरण होता है और नृत्य में नहीं। नृत्य में क्या होता है? अनुकरण होता है, और नृत्य में नहीं। उसी प्रकार से नाट्य भी नृत्य से भिन्न है, क्योंकि नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय होता है, किंतु नृत्य में पदार्थ का अभिनय होता है। आगे उन्होंने बताया है नृत्य का स्वरूप। नृत्यम ताल लयाश्रयम, नृत्यम ताल लयाश्रयम, नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है।
उदाहरण दिया है चंचत पुट, यानी कि हाथ की ताली। चंचत पुट वो क्या है? ताल है। और द्रुत लय है। इसलिए केवल उन्हीं मतलब किन पे? ताल और लय पर आश्रित होने वाला अंग विक्षेप जो होता है वो नृत्य कहलाता है। उसमें अभिनय बिल्कुल नहीं होता। जो नृत्य होता है वो किस पर आधारित होता है? ताल और लय पर। उसमें अभिनय नहीं होता है। तो नृत्य ताल लयाश्रयम। छोटा प्रश्न बनता है आपका, नृत्य किसे कहते हैं? जो ताल और लय पर आश्रित होता है, जिसमें अभिनय बिल्कुल नहीं होता, वो क्या है? नृत्य। आगे देखिए, आद्यम पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम। इसमें जो पहला है नृत्य, नृत्य जो है पदार्थाभिनय है, जो कि मार्ग कहलाता है। पदार्थ का अभिनय जिसको मार्ग कहते हैं, और दूसरा है नृत्य, उसे देशी कहते हैं। अर्थात नृत्य में पदार्थों का अभिनय होता है, वह मार्ग नाम से प्रसिद्ध है, और नृत्य देशी नाम से प्रसिद्ध है। उन दोनों के भी दो प्रकार बताए हैं। नृत्य और नृत्य के दो प्रकार बताए गए हैं। मधुरोद्दत भेदेन तद्वयं द्विविधं पुनः लास्य तांडव रूपेण नाट्याद्युपकारकम। यानी कि ये दोनों कौन? नृत्य और नृत्य मधुर और उद्दत भेद से लास्य और तांडव रूप में दो दो प्रकार के होते हैं। यानी कि नृत्य भी दो प्रकार का होता है और नृत्य भी दो प्रकार का। नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? लास्य और तांडव। और नृत्य के भी दो प्रकार कौन से हैं? लास्य और तांडव। तो ये दोनों नृत्य और नृत्य, ये दोनों ही सुकुमार होंगे तो उसे लास्य कहा जाएगा, और उद्धत होंगे, बड़े आवेग के साथ होंगे, तो वो तांडव कहलाएंगे। तो नृत्य और नृत्य दोनों के दो प्रकार हैं, लास्य और तांडव। अगर वो सुकुमार है तो लास्य कहलाएंगे, और उद्धत हैं तो उनको तांडव कहा जाता है। इस प्रकार से नाटक में अवान्तर पदार्थ के अभिनय में नृत्य का और शोभा बढ़ाने के लिए नृत्य का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।